साथियों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। साथियों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए चेक बाउंस के एक मामले में शिकायतकर्ता की अपील भी खारिज कर दी। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। सेक्शन 139 एनआई एक्ट शिकायतकर्ता के यह साबित कर देने पर कि चेक आरोपी द्वारा ऋण चुकाने के लिए जारी किया गया तो इसका भार आरोपी पर आ जाता है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत साक्ष्य भार में महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करते हुए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब शिकायतकर्ता यह साबित कर देता है कि चेक आरोपी द्वारा ऋण चुकाने के लिए जारी किया गया था तो धारा 139 के अनुसार साक्ष्य का भार आरोपी पर आ जाता है। जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने स्पष्ट किया, इसके बाद आरोपी को यह साबित करना होता है कि चेक किसी देनदारी के निपटान के लिए जारी नहीं किया गया और जब तक आरोपी द्वारा साक्ष्य भार का निर्वहन नहीं किया जाता है तब तक शिकायतकर्ता से आगे कुछ भी करने की अपेक्षा किए बिना ही अनुमानित तथ्य को सत्य मानना होगा। न्यायालय ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए बरी करने के आदेश के खिलाफ चौधरी प्यारा सिंह द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। शिकायतकर्ता गुडलक फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक सिंह ने दावा किया कि प्रतिवादी सतपाल ने ट्रक खरीदने के लिए ऋण लिया लेकिन भुगतान में चूक की। इसके बाद 2007 में कथित तौर पर समझौता हुआ जिसके परिणामस्वरूप विवादित चेक जारी किया गया। जब चेक का अनादर किया गया तो सिंह ने कानूनी सहारा लिया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने सतपाल को बरी कर दिया, उसके बचाव को स्वीकार करते हुए कि चेक को किसी बकाया देयता के लिए अंतिम भुगतान के बजाय ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में खाली हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में जारी किया गया। इससे व्यथित होकर सिंह ने अपील की और तर्क दिया कि सतपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर वाले चेक जारी करने की स्वीकृति ने एनआई एक्ट की धारा 118 और धारा 139 के तहत देयता की धारणा बनाई। इसके विपरीत सतपाल ने तर्क दिया कि चेक खाली था, बिना किसी तारीख के 1999 में ऋण वितरित होने पर केवल सुरक्षा के रूप में प्रदान किया गया। बाद में शिकायतकर्ता द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया। न्यायालय ने टिप्पणी की, प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार करने के बाद जस्टिस वानी ने एक्ट की धारा 139 के वैधानिक ढांचे में अपने निर्णय को आधार बनाते हुए बरी करने का फैसला बरकरार रखा। उन्होंने कहा, 1881 एक्ट की धारा 139 में प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए यह माना जाएगा कि चेक के धारक ने किसी ऋण या देयता के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए चेक प्राप्त किया है। न्यायालय ने आगे जोर दिया कि अभिव्यक्ति मानेगी कानून की धारणा को दर्शाती है जो न्यायालय को हर उस मामले में धारणा को बनाए रखने के लिए बाध्य करती है जहां तथ्यात्मक आधार स्थापित किया गया। हालांकि अभियुक्त अभी भी प्रतिसाक्ष्य प्रदान करने इसका खंडन कर सकता है। साक्ष्य भार से संबंधित सिद्धांतों के समर्थन में जस्टिस वानी ने रंगप्पा वर्सेस मोहन और बसलिंगप्पा वर्सेस मुदिबसप्पा का हवाला दिया जो धारा 139 के तहत अनुमान खारिज करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक को रेखांकित करता है जो सख्त उचित संदेह से परे सीमा से कम है और संभावनाओं की प्रबलता सिद्धांत पर काम करता है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि अभियुक्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके देयता के अस्तित्व को चुनौती दे सकता है जो कथित ऋण की असंभाव्यता के बारे में न्यायालय को आश्वस्त करता है। न्यायालय ने उन सभी साक्ष्यों की भी सावधानीपूर्वक समीक्षा की जो दर्शाते हैं कि ऋण वितरित किए जाने के समय रसनगत चेक को सुरक्षा के रूप में खाली जारी किया गया। इस प्रकार किसी भी ऋण संबंधी देयता को नहीं दर्शाता है। जस्टिस वानी ने कहा, रसनगत चेक बिना किसी तारीख के भी खाली था, हालांकि उस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसे शिकायतकर्ता अपीलकर्ता द्वारा उससे प्रासंगिक समय पर ऋण के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में देखा गया जिसे अभियुक्त प्रतिवादी ने यह प्राप्त किया था। शिकायतकर्ता की गवाही में विसंगतियों को उजागर करते हुए न्यायालय ने कथित ऋण राशि के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रश्नाधीन चेक द्वारा कवर की गई 8,32,909 रुपए की राशि को आरोपी प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता अपीलकर्ता को देय कैसे बनाया गया, यह रहस्य से कम नहीं है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि शिकायतकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहा कि कथित रूप से बकाया राशि 8,32,909 रुपए की विवादित आंकड़े तक कैसे पहुंची। विशेष रूप से पुष्टि करने वाले दस्तावेजों या दावा किए गए 2007 के समझौते के किसी भी रिकॉर्ड की अनुपस्थिति को देखते हुए निष्कर्ष जस्टिस वानी ने कहा, चूंकि दोनों पक्षों ने पर्याप्त सबूत पेश किए इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा शिकायत खारिज करना उचित था। उन्होंने पुष्टि की कि शिकायतकर्ता कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण को पुष्ट रूप से स्थापित करने में विफल रहा। निष्कर्ष निकाला कि यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने कोई गलती की है या कोई अवैधता या विकृति की है। परिणाम स्वरूप अपील खारिज कर दी गई।
साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक भी करिए। कोई ऐसी जानकारी लगी आपको कमेंट में बताइए। धन्यवाद।